हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है यूपीएससी सीजल वाला। आज अपने हिंदी मीडियम के अंदर विजन का सोशल इशू का तीसरा पार्ट लेके आ रहे हैं, जिसके अंदर महिलाओं का संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन का डिटेल से एनालिसिस किया गया है। तो इसके अंदर घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, इसको प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 भी है। जैसे सुर्खियों में क्यों है ये? अभी उच्चतम न्यायालय ने एक निर्णय दिया था कि महिलाओं को साझे घर में निवास करने का अधिकार होगा, चाहे भले ही वह घर ससुराल पक्ष द्वारा किराए पर लिया गया हो या उनके स्वामित्वाधीन हो या उस घर पर उसके पति का स्वामित्व न हो, तो भी महिला को उस घर के अंदर रहने का अधिकार होगा, यानी कंबाइन फैमिली के अंदर। जैसे कि आपको पता है आजकल सिंगल फैमिली हो रही है, और उस पर ये डिसीजन कहीं ना कहीं भारत की संस्कृति को, पुरातन सभ्यता को जोड़ने का एक बेहतरीन जजमेंट माना जा सकता है सुप्रीम कोर्ट का। इसके अंदर क्या है कि प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, इसके अंदर क्या है? यह एक सिविल कानून है जो पीड़ित महिला को प्रदत्त राहत पर केंद्रित है, जैसे कि उसे प्रतिपूर्ति प्रदान करना यानी कंपनसेशन प्रदान करता है, सिक्योरिटी प्रदान करता है, साझे घर में निवास करने का अधिकार प्रदान करता है आदि। यह अधिनियम महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव के सभी रूपों के उन्मूलन पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय के सिद्धांतों को प्रतिष्ठापित करता है। ज्ञातव्य है कि भारत ने वर्ष 1993 में इस अभिसमय की अभिपुष्टि की थी। ये एक कन्वेंशन होते हैं यूएन के, जो टाइम टू टाइम हर एक जो उनको लगता है कि अपने को इस पे जैसे एक यूनिफॉर्मिटी लानी चाहिए, एक पूरे विश्व को कहना चाहिए कि आपको इस पर कानून बनाना चाहिए, उस पर यूएन वाले एक कन्वेंशन बना देते हैं, जिस पर क्या आगे अगर जो राष्ट्रों को अच्छा लगता है वो उसको अडोप्ट कर लेता है और उसके अकॉर्डिंग अपने देश के अंदर कानून बनाता है। इसी तरह ये एक संयुक्त राष्ट्र का अभिसमय है कि महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव के सभी रूपों को उन्मूलन करना। 1993 में भारत द्वारा इसकी अभिपुष्टि की थी। तो घरेलू संबंध को इस अधिनियम के तहत परिभाषित किया गया है। अब जो घरेलू संबंध है उसको परिभाषित किस अधिनियम के तहत किया गया? ये PWDVA, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के तहत परिभाषित किया गया। अच्छा, यह अधिनियम साझी गृहस्थी के घर को उस स्थान के रूप में परिभाषित करता है जहां महिला निवास करती है या किसी अवस्था में घरेलू नातेदारी में या तो अकेले या पति के साथ रह चुकी है। इसमें स्वामित्व वाला या किराए पर लिया हुआ घर शामिल है। हालांकि इस अधिनियम में वैवाहिक बलात्कार से संबंधित दुर्व्यवहार को सम्मिलित नहीं किया गया है। जैसे ये वैवाहिक बलात्कार भी आज के टाइम में एक नया फिनोमेना निकल के आया है कि महिलाओं की इच्छा के बावजूद भी उनके साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाना, जैसे ये एक इस तरीके से माना जा सकता है कि एसेंट, महिला को राइट टू एसेंट देना कि भाई अगर उसकी इच्छा होगी तो ही वो उसके साथ सेक्सुअल रिलेशन बना पाएगी, नहीं तो पति को उसके ऊपर जबरन, जैसे वैवाहिक बलात्कार की संज्ञा दे दी जाती है। अब घरेलू हिंसा के विरुद्ध संरक्षण, इस अधिनियम के तहत महिलाएं घरेलू हिंसा के विरुद्ध सुरक्षा में वित्तीय मुआवजे की मांग कर सकती है, और यदि वह अलग रह रही है तो दुर्व्यवहारकर्ताओं से निर्वाह संबंधी भुगतान प्राप्त कर सकती है। आजकल ये घरेलू हिंसा, ये इस एक्ट का क्रिटिसिज्म भी बहुत होने लग गया है, क्योंकि अधिकतर क्या होता है, जैसे हस्बैंड वाइफ की बनती नहीं है तो वो इस एक्ट के तहत उसको प्रताड़ित करती है। इसके अंदर ये भी देखा गया है, परंतु कहीं ना कहीं ये महिलाओं के लिए एक अच्छा स्टेप भी माना गया था, क्योंकि इससे पहले महिलाओं पर बहुत अत्याचार होते थे, आज भी होते हैं इम्पैक्ट, परंतु इसको एक आज के टाइम के अनुरूप करना चाहिए कुछ ना कुछ। जैसे इसके अंदर अब आगे क्या है, यह सुरक्षित आवास का अधिकार अर्थात ससुराल या साझे घर में निवास करने का अधिकार प्रदान करता है, चाहे उसके पास घर का स्वामित्व या उसके कोई अधिकार हो या न हो। क्योंकि जैसे आपको पता ही है कि महिलाओं के पास तो वैसे ही प्रॉपर्टी का अधिकार नहीं होता। अपने समाज के अंदर प्रॉपर्टी का अधिकार कोई देता ही नहीं उनको, प्रॉपर्टी उनके नाम करता ही नहीं। पीहर वाले इस कारण नहीं करते कि इसको अगले घर जाना है, और ससुराल वाले इसलिए नहीं करते कि कोई पीहर ना भाग जाए, इसी कश्मोकश में उसके ऊपर उसके। परंतु जैसे कि अब सरकार द्वारा कई अच्छे स्टेप उठाए गए हैं, जिसके अंदर वो किया जाता है
उनको जैसे पटा या रजिस्ट्री करवानी होती है, उसके अंदर स्टाम्प ड्यूटी के अंदर छूट दी जाती है, जिस कारण आज कल महिलाओं के नाम पर पटा या रजिस्ट्री करवाने लग गए हैं लोग। उसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट जा रहा है। यह अधिकार न्यायालय द्वारा पारित एवं निवास संबंधी आदेश द्वारा सुरक्षित किया गया। न्यायाधीश इस अधिनियम के तहत एक संरक्षण आदेश पारित कर सकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि दोषी पीड़िता से किसी प्रकार का संपर्क न करे या उसके पास न जाए। दंड, इसके अंतर्गत दोषी व्यक्ति को अधिकतम 1 वर्ष का कारावास या 20,000 रुपये का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। संरक्षण अधिकारी क्या है? यह अधिनियम चिकित्सा परीक्षण, विधिक सहायता और सुरक्षित आश्रय के लिए महिलाओं की सहायतार्थ संरक्षण अधिकारियों और गैर सरकारी संगठनों की नियुक्ति का प्रावधान करता है। जानकारी देने वाले दायित्वों का अपवर्जन, कोई भी व्यक्ति जिसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि घरेलू हिंसा का कोई कृत्य हुआ है या हो रहा है या होने की संभावना है, तो वह इसके बारे में संबंधित शिक्षण अधिकारी को सूचना प्रदान कर सकता है। अन्य संबंधित तथ्य में क्या है? हाँ, भरण पोषण संबंधी नियम। हाल ही में उच्चतम न्यायालय द्वारा भरण पोषण यानी कंपनसेशन संबंधी नियमों को निर्धारित किया गया है। उच्चतम न्यायालय ने निर्दिष्ट किया है कि प्रत्येक पत्नियां एवं बच्चे न्यायालय में आवेदन करने की तिथि पति से भरण पोषण प्राप्त करने के हकदार होंगे। यह विभिन्न विधानों के तहत मौजूदा भरण पोषण राशि की एकरूपता को सुनिश्चित करने के साथ साथ हिंदू विवाह अधिनियम और हिंदू दत्तक व भरण पोषण अधिनियम में मौजूद दोषों का निवारण करने में मदद करेगा। ज्ञातव्य है कि यह अधिनियम भरण पोषण आदेश के प्रवर्तन के संबंध में मौन है। पूर्व में घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम पर दिए गए महत्वपूर्ण निर्णय, वयस्क पुरुष पद को PWDVA से हटा दिया गया था ताकि पीड़ित महिला किसी अन्य महिला के विरुद्ध भी घरेलू हिंसा की शिकायत दर्ज करा सके। पहले क्या था? PW जो यानी प्रोटेक्शन वुमेन फॉर डोमेस्टिक डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, ये क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत ये पहले वयस्क पुरुष पद को ही डाला गया था। अब पुरुष के अंदर कई बार सास होती है, वो भी उसको प्रताड़ित करती है महिला को, तो उच्चतम न्यायालय ने 2016 के निर्णय के अंदर यह हटा दिया था कि वो किसी घरेलू हिंसा की शिकायत महिला के विरुद्ध नहीं करवा सकती, वह करवा सकती है महिला के विरुद्ध भी। PWDVA का उद्देश्य महिलाओं को वैयक्तिक शोषण से संरक्षण प्रदान करना है तथा यह विवाह विच्छेद के उपरांत भी लागू रहेगा। अगर विवाह विच्छेद भी हो जाता है तो भी ये लागू रहता है, इसके जो नियम कायदे वो लागू रहते हैं। वर्ष 2018 उच्चतम न्यायालय का निर्णय दिया गया, एक लिव इन पार्टनर भी भरण पोषण की मांग कर सकता है। जैसे आजकल लिव इन रिलेशनशिप बहुत चल रहा है, उसके अंदर भी इन्होंने ये डाल दिया कि भरण पोषण की मांग कर सकता है। भरण पोषण अनुतोष पत्नी की जीविका पर निर्भर नहीं करता है। 2019 में दिल्ली उच्च न्यायालय का निर्णय आया था। अब इसके अंदर ये रह गया था 4 कैटेगरी ऑफ अब्यूज़ इन डोमेस्टिक वायलेंस। क्या क्या? एक तो सेक्सुअल होता है, एक फिजिकल होता है, उसके साथ मारपीट होती है, एक वर्बल या इमोशनल जैसे बात बात पर ताने मारना वगैरह, एक इकोनॉमिक उसको आर्थिक रूप से सशक्त ना करना, उसको घरेलू खर्चा नहीं देना, महिलाओं आदि आदि आ गया इसके अंदर। अब डोमेस्टिक रिलेशनशिप क्या होती है? मैरिड वूमेन, मदर्स, डॉटर्स, सिस्टर्स, लिव इन रिलेशनशिप, फैमिली मेम्बर्स लाइक मदर, ग्रैंड मदर आदि। ओके फ्रेंड, अब आगे का पार्ट अपने नेक्स्ट बहुत ही जल्दी लेके आएंगे, उसके अंदर लिंक उत्पन्न करेंगे। तो अगर आपको मेरे द्वारा दिया गया कंटेंट अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, जितनी से जितना हो सकता है उतना शेयर करें। अच्छा, एक इसके अंदर ये कन्वेंशन रह गया था अपना, ये कन्वेंशन था UN का, UN कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट लॉ। ये और कर लेते हैं अपने, है ना। अभी 1 मिनट रुको, तो ये हो जाएगा इसके अंदर डालेंगे जैसे UN कन्वेंशन ऑन UN कन्वेंशन अगेंस्ट women all types of discrimination
ये आ गया। जैसे ये 1989 में लागू हुआ था ये कन्वेंशन। जैसे द कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी अडोप्ट इन 1979 बाय द यूनाइटेड जनरल असेंबली के द्वारा अपनाया गया था। डिस्क्राइब्ड एज एन इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स फॉर वुमेन, इट वाज इंस्टीट्यूटेड ऑन 3 सितंबर 1981 एंड हैज़ बीन रेटिफाइड बाय, अभी तक 1981 को इंस्टीट्यूट हुआ था और रेटिफाई 119 देशों द्वारा कर दिया गया है। 50 कंट्रीज दैट हैव रेटिफाइड फॉर कन्वेंशन हैव डन सो सब्जेक्ट टू सर्टेन डिक्लेरेशन, रिजर्वेशन एंड ऑब्जेक्शन इंक्लूडिंग 38 कंट्रीज हु रिजेक्टेड द इन्फॉर्मेट। यह इसके अंदर एक आर्टिकल है, आर्टिकल 29, वो कहता है कि यूएन जनरल असेंबली है वो उसके ऊपर उस कंट्री के ऊपर निगरानी रखेगी, इन्फोर्समेंट करेगी उसको लागू करने के लिए जो इसको रेटिफाई करता है। तो 38 कंट्री ने रिजेक्ट कर दिया है आर्टिकल 29 को कि वो हमारे ऊपर निगरानी नहीं रख सकते, हम बाइंडिंग नहीं होंगे, मतलब ये हो गया। बाकी अदर पे बाइंडिंग होगा। विच एड्रेस मीन्स ऑफ सेटलमेंट फॉर डिस्प्यूट कंसर्निंग फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द कन्वेंशन। ऑस्ट्रेलिया's declaration noted the limitation on central government power resulting from its federal constitutional system. The United States and Palau have signed but not ratified the treaty. The Holy See, Iran, Somalia and Tonga are not signatory to Convention on elimination of all forms of discrimination against women. जैसे इसमें देख सकते हैं जिसने रेटिफिकेशन भी दे दिया और सिग्नेचर भी कर दिया है। जैसे इंडिया ने रेटिफिकेशन भी कर दिया है, सिग्नेचर भी कर दिया है, इंडिया ने कर दिया है, और मैक्सिको ने कर दिया है, कनाडा ने भी कर दिया है, ऑस्ट्रेलिया ने भी कर रखा है, न्यूजीलैंड ने कर रखा है, चाइना ने कर रखा है, पाकिस्तान ने उसको रेटिफाई नहीं कर रखा, पाकिस्तान ने उसको ये पार्टी थ्रू एक्सेशन और सक्सेशन कर रखा है, और रसिया ने भी इसको कर रखा है, परंतु यूएन ने नहीं कर रखा, ओनली साइन किया है। ठीक है, यूएन ओनली, यूएसए ने ओनली साइन कर रखा है, इस पर रेटिफाई नहीं किया। और इस पे साइन किस ने कर रखा, एक ये देखा जा सकता है, अपने ईरान ने साइन नहीं कर रखा, और ये सोमालिया ने साइन नहीं कर रखा, और ये सूडान ने साइन नहीं कर रखा। और देख सकते हैं साइन होता 18 दिसंबर 1979 को यूनिवर्सिटी में, 1981 में ये इफेक्टिव हुआ था। कंडीशन क्या थी, 20 रेटिफिकेशन मिलनी चाहिए, साइन करता 99 है, 189 कंप्लीट लिस्ट है। ठीक है जी, तो ओके फ्रेंड, थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और आगे से आगे शेयर करें। आपको इसी तरह मैं वीडियो अपलोड कराता रहूँगा। थैंक यू।